अस्सलाम वालेकुम। मैं अफीदा आलिया आप सबको उर्दू लवर्स में खुशामदीद। अगर आप उर्दू अदब के दिलदादा हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो बराह करम उसे सब्सक्राइब करें और मेरा नॉवेल गौर से सुने, समझ में आए, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आज हम निम्रा अहमद के नॉवेल पारस की किस्त नंबर 14 सुनेंगे। चलिए आइए सुनते हैं। यानी तुम भाई जी से मिले बगैर आ गए। तुम्हें नहीं मालूम हुआ कि उनका इंतकाल हो चुका है। सवेरा कमर पर हाथ रखे खड़ी कड़े तेवरों से उसे देख रही थी और मुसलसल उसको देखते हुए पूछ रही थी। वो दोनों आमने सामने अपने घर के बरामदे में खड़े थे। बाहर रात फैल चुकी थी और सवेरा सारी बात क्लियर करने के लिए सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। पारस के सामने वो शॉक्ड और उलझी हुई थी, मगर रफ्ता रफ्ता उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। मसला ये नहीं है आपा, फैजी बोला। मैं ये बात तनवीर भाई को बता चुका हूँ। छुपाना होता तो उन्हें भी ना बताता। वो जो घंटे से सामने खड़ा सफाई दे रहा था अब जिद हो चुका था। मसला ये है कि पारस को ये कैसे पता चला। जाहिर है तनवीर ने बताया होगा। तनवीर भाई ऐसा क्यों करेंगे? फैजी, तुमने मुझे खुद बताया है कि तनवीर उसके साथ मिला हुआ है। उन्हें इंतहाई कोफ्त हुई। वो तो हैं और इसीलिए उन्होंने ये बात पारस को बताई। होती तो उसे हमारे सामने दोहराने की तंबीह भी करते ताकि उन पर शक न किया जाए। वो इस तरह खुद को एक्सपोज नहीं करेंगे आपा। वो सोफे पे जा बैठा और सर दोनों हाथों में गिरा। और ये शीशा, उसकी क्या कहानी है? मैं नहीं जानता कि वो उसको क्यों मुझसे मंसूब कर रही है, मगर ये मैंने भाई जी की जैकेट के अंदर देखा था। उसने उसे संभाल के रखा था। मुझे लगा उसी ने इस शीशे से उनका कत्ल किया होगा। फैजी ने मेज पर रखा हुआ टुकड़ा उठाया और चेहरे के करीब लाकर उलट पुलट कर देखने लगा। अगर ये शीशा आले कत्ल है तो इसका तुमसे क्या ताल्लुक? सवेरा ने जिराई। फैजान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शीशे को गौर से देखता रहा। दफतन उसकी आंखों में एक एहसास उभरा, जैसे वो चौंका, जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसने सर उठाया, मगर सवेरा के तासुरात देखकर रुक गया। वो आंखें सुकेड़े मशकूक अंदाज से उसको देख रही थी। क्या आपा, भाई जी को तुमने तो नहीं मारा? फैजी, उनके अल्फाज थे कि चाबुक जो फैजान के चेहरे पे लगे। उसका रंग सुर्ख पड़ गया, लब भींचे, आंखों में बेयकीनी उभरी और फिर गुस्सा। वो तेजी से खड़ा हो गया। नहीं, मेरा मतलब ये था कि शायद पारस ये समझती हो कि उसके तासुरात पे सवेरा को अपनी बात की संगीनी का एहसास हुआ। उन्होंने उसकी वजाहत करना चाहिए, मगर आपने ऐसा सोच भी कैसा लिया? मैं अपने भाई जी का कत्ल कर सकता हूँ, आपको लगता है? आपको लगता है मैं अंदर से इतना इविल हूं? वो दुखी भी था और हैरान भी। पिछले घंटे से आप मुझे यूं क्रॉस एग्जामिन कर रही हैं जैसे मैं अदालत में खड़ा हूं। आज पहली दफा आप पारस से मिली और 20 मिनट की इस मुलाकात ने उसने हम दोनों बहन भाई के बीच फूट डलवा दी। वो अपने मकसद में कामयाब हो गई, मुबारक। मेरा मतलब ये नहीं था फैजी। अच्छा बैठो। सवेरा ने बाजू थाम कर उसे बिठाना चाहा।
मगर उसने सर झटकते हुए बाजू छुड़ा दिया। अब मुझसे नाराज हो गए तो वो वाकई कामयाब हो जाएगी। ओके, फैजी गहरा सांस लेते हुए वापस बैठ गया। क्या तुमने ये शीशा पहचान लिया है? उन्होंने अपने इल्जाम से कबल उसकी आंखों में उभरे चौंक जाने वाले तासुर के बारे में पूछा। फैजी चंद उनको देखता रहा, फिर नफी ने सर हिलाया। ये मेरा नहीं है, मैं इसे नहीं पहचानता। उसने एक ही फिक्रे में दो झूठ बोलते हुए शीशा मेज पर रख दिया। सवेरा खामोश हो गई। लॉबी में मामूल की रोशनी और रौनक थी। दोपहर का वक्त था, लोग आगे पीछे गुजर रहे थे, बेफिक्र खुशबाश चेहरे। ऐसे में शायद सिर्फ उसी का चेहरा फिक्रमंद था, पुरतशवीश था, जो रिसेप्शन डेस्क से कोहनी टिकाए खड़ा दूर रखी कॉन्फ्रेंस टेबल की सरबराही कुर्सी पर बैठी पारस को देख रहा था। पारस की वो लंबी मेज लॉबी के बिल्कुल सिरे पे थी और उस वक्त वहां एक ऑफिशियल लंच चल रहा था। पारस रिसेप्शन डेस्क के साथ खामोश खड़े फाइज की जानिब मुतवज्जो नहीं थी, जो मुसलसल उसको देखता बस एक ही बात सोच रहा था, वो शीशा उसके हाथ कैसे लगा, उसे कैसे पता चला कि उसका मालिक फैजान है। वो उसे जानती है क्या? क्या वो ये जानती है कि फाइज ही फैजान है? गुज़िश्ता 2 दिनों से उसके जहन में बार बार उभरते सवाल अब सर में दर्द करने लगे थे। उसे भाई जी के कत्ल का और पारस के कातिला होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। उसके पास होटल के अहम कागजात भी नहीं थे, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो नाकाम हो रहा था। सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था। इस सारे मसले का एक ही हल था, जो काम वही सुबह जंगल में अधूरा छोड़ आया था पूरा कर दे। एक दफा पारस मर जाए, वो सब कुछ हथिया लेगा, फिर भला कौन उसे और सवेरा आपा को होटल से निकालने की जुर्रत कर सकेगा? तनवीर को की जाने वाली रकम ट्रांसफर के सबूत वो उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूं उनका मुंह बंद हो जाएगा, पारस मर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। वो इस नहज पर पहले ही पहुंच चुका था, जो फैसला करके आया था। उसने लंबी टेबल की सरबराही कुर्सी पर बैठी पारस और उसके मेहमानों को देखा, फिर उनके सामने खाली बर्तनों को खाना लगने वाला था। ऑर्डर दिए 20 मिनट हो चुके थे और किसी भी वक्त सर्विंग शुरू होने वाली थी। फैजान मुड़ा और तेज तेज कदमों से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। वहां से होटल के किचन में आया। उधर मामूल से ज्यादा अफरा तफरी फैली हुई थी। हेड वेटर सामने बोलता डांटता फिर रहा था, बार बार मिसेस पारस की टेबल के ऑर्डर को दोहराया जा रहा था। सब तैयार था। शेफ ने सूप का भरा हुआ प्याला सजा कर ट्रे में रखा, जो वेटर उसे उठाने के लिए आगे आया। फैजान को देखकर रुका। पानी नहीं रखा आपने? उसने बरहमी से वेटर को मुखातिब किया। वो फौरन मुस्तैदी से पलटा। बस 5 सेकंड के लिए वो सूप वाली ट्रे के गिर्द फाइज के सिवा कोई और नहीं रह गया। उसने तेजी से जेब से एक नन्ही सी शीशी निकाली और सामने सबको देखते हुए शीशी सूप में उल्टी और वापस जेब में रखी। गरम भाप उड़ाते सूप में वो फौरन घुल मिल गई। वेटर पानी लेके वापस आया। ये मैडम पारस का ऑर्डर था, वो सब जानते थे। फाइज वहां से निकल आया। चंद ही लम्हों में वो रिसेप्शन डेस्क के साथ खड़ा था। पारस इसी तरह मुस्कुराकर रस्मी अंदाज में अपने मेहमानों से बात कर रही थी। बारी बारी वेटर्स आकर उनके सामने ऑर्डर रखने लगे। फाइज की निगाहें एक ट्रे को देखती, फिर उनमें नफी का तासुर उभरता। पारस के खास सब्जी के सूप की ट्रे अभी तक नहीं आई। फाइज के चेहरे पे बेचैनी दर आई। दिल धड़क रहा था। कामयाबी से चंद कदम दूर या किसी बड़ी तबाही से चंद गज करीब, वो कहाँ खड़ा था वो नहीं जानता था। मैं भाई जी की मौत का बदला ले रहा हूँ, वो खुद को कह रहा था, मगर उसका दिल अजीब से एहसास में घिरा था।
दफ्तर उसने वेटर को उस हरे सूप की ट्रे लाते देखा। वो बिल्कुल साकिन हो गया, जैसे वो कोई मरा हुआ आदमी हो और सीधा खड़ा हो। वेटर ने ट्रे से सूप का प्याला सर्विंग डिश के हमरा पारस के सामने रखा। पारस ने नैपकिन गोद में बिछाते हुए हल्का सा थैंक्स कहा। लंच शुरू हो चुका था। सब अपने छुरी कांटे संभाल रहे थे, अलबत्ता वो उस वक्त सिर्फ सूप लिया करती थी। उसने सोया सॉस उठाई, सूप में चंद कतरे टपकाए, फिर चंद एक दूसरी सॉसेस डाली। सूप की सतह पर मुख्तलिफ रंगों के कतरे और धारें बिखरी हुई थी। उसने सूप को चमचा धीरे धीरे अंदर हिलाया। सारे रंग मिक्स होते चले गए। हरा माया हल्के से गहरे रंग का हो गया। पारस सर झुकाए इस सुरमई हरे माए को देखते हुए जरा सा मुस्कुराए। ये मध्यम मुस्कुराहट अपने मेहमानों को दी जाने वाली पेशावराना मुस्कुराहट से कतान मुख्तलिफ थी। उसमें उदासी भी थी, उम्मीद भी और डर भी, और शायद कोई खूबसूरत याद भी। वो धीरे धीरे चमचा हिला रही थी। सारे रंग अंदर घुल मिल गए थे। सूप में तैरते टुकड़े गोल गोल घूम रहे थे। दरमियान में मंझधार सा बन रहा था, गोल गोल घूमता मंझधार। रिजवान हयात उस लंबी टेबल की सरबराही कुर्सी पर अकेले बैठे थे। उनके मेहमान लंच के बाद अभी अभी उठ कर गए थे। वो सब्जी का सूप कब का खत्म कर चुके थे और अब नैपकिन से लब थपथपा रहे थे। वेटर्स आगे पीछे फिरते हुए बर्तन उठा रहे थे। बाकी लोगों ने जी भर के खाया था, अलबत्ता रिजवान के सामने सिर्फ सूप का खाली प्याला था। वो दोपहर में सिर्फ सूप लेते थे। नैपकिन रख के उन्होंने सर उठाया तो रिसेप्शन पे खड़ी बड़ी बालियों वाली लड़की उन्हीं को देख रही थी। उनको देखता पाकर वो झेप कर नीचे झुकी। पीछे दीवी तो हाथ में एक पैकेट था। अब वो काउंटर की एक तरफ से निकलकर उनकी सिमत आ रही थी। रिजवान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखे गए। सियाह कोट और अंदर भूरे गरम स्वेटर में वो हमेशा की तरह बावकार लग रहे थे। रिसेप्शनिस्ट मध्यम मुस्कुराहट के साथ चलती उन तक आई और झुककर पैकेट उनके सामने रखा। सर, तनवीर साहब सुबह दे करके गए थे। उनको शहर से बाहर जाना था, आप देख लो। ओह, थैंक्स पारस। रिजवान हयात ने पैकेट उठा के खोला। पारस का चेहरा चमकने लगा। कोई कुछ ना कहे, बस आपका नाम पुकार कर एक ग्लास भी बोल दे तो कितना अच्छा लगता है। रिजवान हयात ऐनक लगाकर अंदर मौजूद कागज पढ़ने लगे। बैठ जाएं, खड़ी क्यों हैं? वो पढ़ते हुए उन्होंने उससे कहा। थैंक यू सर, मगर अच्छा नहीं लगेगा। किसको? उन्होंने ऐनक के ऊपर से उसे देखा जो हाथ बांधे खड़ी थी। मेरे साथ ये रिसेप्शनिस्ट को उसे लगेगा कि बॉस के साथ बैठकर मुझे तरक्की मिल रही है, और अपने पड़ोसी की तरक्की किसी को अच्छी नहीं लगती सर। बादशाह बादशाह से जलता है और फकीर फकीर से। वो जैसे बेबसी से मुस्कुराई। रिजवान ने मुस्कुराकर सर को झटका। जब आप हमारी रिसेप्शनिस्ट होती हैं तो बहुत अच्छी बातें करती हैं, और जब नहीं होती हैं तो सिर्फ बातें करती हैं, वो अच्छी नहीं होती। वो कागज पर निगाहें दौड़ाते हुए कह रहे थे। मैंने फैसला कर लिया है सर, वो बोली तो उसका पूरा चेहरा ग्लो करने लगा। मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। मैं लोगों के हाथों मजीद एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहती। मैं मजबूत बनना चाहती हूँ, ताकि आप शादी कर लें और वो घर आपको मिल जाए। वो तंज नहीं कर रहे थे, पूछ रहे थे। पारस ने मुस्कुराकर निचला लब दांत से दबाया। सर, मुझे इस घर से बढ़कर आपसे कुछ और चाहिए। वो एतमाद जो आप पे है, मुझे वही मजबूती चाहिए। मगर आप तो कहती हैं मैं खुद को नहीं बदल सकता, तो आपको कैसे बदलूंगा? आप भी बदल जाएंगे, क्योंकि कोई पेंटर ऐसा नहीं होता जो किसी तस्वीर में रंग भरे और उसके अपने हाथों पर रंगों के निशान ना पड़े। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी के ऊपर इत्र की पूरी बोतल उंडेल दें।
اور آپ کے اپنے ہاتھ نہ مہکیں۔ اچھا واقعی؟ رضوان حیا دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ بدلنا چاہتی ہیں تو ڈرنا چھوڑ دیں۔ چلیں، چھوڑ دیا۔ پھر اپنے ساتھی ریسیپشنسٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے۔ انہوں نے قریبی کرسی کی طرف پارس کو اشارہ کیا۔ پارس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اس کی جگہ ہی جاننے لگی۔ اس نے ایک متذبذب نگاہ ریسیپشن پہ ڈالی جہاں ساتھی لڑکا کوئی فون اٹینڈ کرتے ہوئے مسلسل ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مس پارس، اگر آپ نہیں بیٹھیں گی تو میں اس کو بلا کے پوچھ لیتا ہوں کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں اس بات سے۔ اٹس اوکے سر۔ وہ تیزی سے دائیں ہاتھ کی قطار کی پہلی کرسی پر بیٹھ گئی، پھر ہمت کر کے مسکرائی۔ آپ جتنا ڈریں گی لوگ آپ کو مزید ڈرائیں گے، جب ڈرنا چھوڑ دیں گی تو لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ مس پارس، غلط بات پر خاموش رہنا چھوڑ دیں۔ آپ سے کوئی غلط بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بس اب آپ جا سکتی ہیں۔ آخر آپ کو اپنے ساتھی کا غصہ بھی تو سہنا ہے۔ میں اس سے نہیں ڈرتی سر۔ وہ گردن سیدھی اٹھا کر مجبوراً خود پر طاری کردہ فخر سے بولی اور کھڑی ہو گئی۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ واپس کاغذات کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پارس دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اپنی جگہ آئی تو ساتھی لڑکا جو اب کی بورڈ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ یہ رضوان صاحب تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں۔ پارس سر جھکائے اپنے پرس کو کھنگالنے لگی۔ مگر تم ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پارس نے آنکھیں بند کی، گہری سانس اپنے اندر اتاری، پھر آنکھیں کھول کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ دراصل وہ تمہیں جاب سے نکال کر کسی اور کو ریسیپشن پر رکھنا چاہ رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے ایسا کریں یا نہیں۔ میں نے کہہ دیا نہ کریں، یہ لڑکا بہت اچھا کام کر رہا ہے، بس یہی بات تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر دوبارہ اپنے کمپیوٹر پر جھک گئی۔ وہ ہکا بکا سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ گول گول گھومتا مجدار اب ساکن ہو رہا تھا۔ پارس نے سوپ کو ہلانا ترک کر دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اب سمٹ کر محض آزردگی کا نشان رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں، دل میں بس ایک تکلیف۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر ریسیپشن ڈیسک کو دیکھا۔ وہاں پر وہی لڑکا آج بھی کوئی فون اٹینڈ کر رہا تھا۔ ساتھ کاؤنٹر پر کوہنی رکھے فائز کھڑا تھا۔ پارس ہلکا سا مسکرائی۔ فائز جواباً بدقت تھکان سے مسکرایا، جسے وہ مضطرب اور ناخوش ہو۔ پارس اپنے سوپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لوگ خود چلے جائیں تب بھی اپنے اثرات، اپنی عادات ہمارے ارد گرد ثبت کر جاتے ہیں۔ یہ سوپ بھی اسی کے روڈ میپ کا ایک سائن بورڈ تھا۔ فائز نے دھڑکتے دل سے اسے دیکھا۔ اس کے لب اضطرابی انداز میں بھیجے ہوئے تھے۔ اس نے کوہنی کاؤنٹر سے ہٹا دی تھی، اب وہ کسی اور طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ پارس نے چمچہ بھرا، لبوں کے قریب لے کر کے آئی۔ کنکھیوں سے اسے کاؤنٹر پر حرکت کا احساس ہوا۔ اس نے فائز کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ چمچہ ابھی اس نے لبوں کو ہی چھوا تھا کہ اسٹاپ۔ وہ تیزی سے اس کے سر پہ پہنچا اور اس کا چمچہ والا ہاتھ پکڑ کر پرے کیا۔ پارس کا ہاتھ مڑا، سوپ چھلک گیا۔ وہ شاکڈ رہ گئی۔ باقی لوگ بھی اسے دیکھنے لگے۔ میم آئی ایم سوری، مگر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر ہانپتے ہوئے بول رہا تھا۔ مگر جب ویٹر سوپ لا رہا تھا تو میں نے دیکھا اس میں کوئی کیڑا گرا اور پھر باہر نکل گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے معذرت کی۔ مت پیئیں، یہ خراب ہو چکا ہے، سوری۔ اس نے سوپ کا پیالہ اٹھا لیا اور پھر سب سے معذرت کی اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ البتہ اس کے چہرے پہ ذرا سکون تھا۔
पारस अलबत्ता हक़-उ-दक़ बैठी हुई थी। दिमाग जरा काम करने के काबिल हुआ तो उसने बदिक्कत मुस्कुराकर तमाम लोगों को देखा जो खाना छोड़कर बैठे थे। उसने सबसे माजरत की और दूसरी बात छेड़ दी। चंद लम्हों में माहौल नॉर्मल होने लगा। अलबत्ता वो खुद गाहे बगाहे परेशानी से रिसेप्शन पर नजर डाल लेती थी। फाइज अब वहां कहीं पर भी नहीं था। शकील लाउंज के सोफे पर टांगे लंबी किए बैठा टीवी देख रहा था। साथ में खूबसूरत ड्राई फ्रूट ट्रे में रखे हुए खुश्क मेवाजात से भी इंसाफ कर रहा था। फिरोजा माई किचन से निकली तो उसे देखकर फिक्रमंद नजर आने लगी। वहीं उसके सामने बैठ गई। शकील, तूने आगे का क्या सोचा? सोचना क्या है, जो जहन में था बता दिया। बताने से याद आया, 1000-2000 होंगे तेरे पास। उसने ड्राई फ्रूट की ट्रे के बादाम के खानों से मुट्ठी भरी और मुंह में रखते हुए पूछा। मेरे पास कुछ नहीं। वो देती कब है? फिरोजा माई की जान चल गई। पहले भी तो नहीं देती थी, तो खुद ले लेती थी, अब क्या हो गया? पहले वो रिजवान हयात की बीवी नहीं थी, बेवा। उसने 2 उंगलियों से किशमिश उठाते हुए तसी। अब मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती, मगर उसके तालों की चाबी तो अब भी लगा सकती हो। शकील सीधा होकर बैठा और संजीदगी से मां को देखा। चुप कर। फिरोजा माई ने घबरा कर इधर उधर देखा और फिर शकील को। लेखा और सोच उसके लॉकर्स किधर होते। शकील ने क्रिस्टल की ड्राई फ्रूट ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई। फिरोजा माई ने तशवीश ज़दा नजरों से ट्रे को देखा। गोल प्लेट में क्रॉस लगाकर 4 खाने बने हुए थे। हर खाने में मेवे, बादाम, अखरोट, किशमिश और काजू, तमाम खुश्क मेवाजात आधे आधे बचे थे। उनके खानों में क्रिस्टल की जमीन नजर आ रही थी, धुंधला क्रिस्टल जो मुनक्किस भी करता और आर पार भी दिखाता। फिरोजा माई की निगाहें क्रिस्टल की सतह पे जम गई। अनमिट कहानियां एक दफा फिर उभरने लगी थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। शकील ने आवाज देने का सोचा, फिर इरादा तर्क करके अंदर झांका। सामने का मंजर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैली। फिरोजा माई जमीन पर बैठी अलमारी के निचले खाने में कुछ तलाश कर रही थी। तलाशी काफी देर से जारी थी क्योंकि सारी अलमारी का सामान बाहर बिखरा हुआ था। अम्मी? फिरोजा माई डर के पलटी। उसे देखते ही उसकी उड़ी रंगत बहाल हुई, जिसे सांस में सांस आई। शकील, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। वो सोने के झुमके वाले कानों के पीछे दुपट्टा उड़स कर दोबारा अलमारी की तरफ मुतवज्जो हुई। शकील ने हैरत से सारे में नजरें दौड़ाई। तू क्या कर रही है? पारो की अलमारी में। और पारो किधर है? उसके साथ ही वो आसपास नजरें दौड़ाने लगा। वो ट्यूशन सेंटर गई है। मौका अच्छा है, उसके आने तक मैं उसके संदूक की चाबी ढूंढ लूंगी। फिरोजा माई के हाथ और जुबान मुसलसल चल रहे थे। शकील ने उलझन से उसको देखा, तभी चारपाई पर रखा छोटा सा संदूक नजर आया जिसको नन्हा सा ताला लगा हुआ था। इसमें क्या है अम्मी? पारो की मां का जेवर है। उसने अपनी बहन के पास रखवाया हुआ था। कल वो एबटाबाद से आई थी तो पारो को दे गई है। अच्छा, वो पारो की खाला इसीलिए आई थी। शकील ने साथ ही संदूक उठाया। छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स उसने हिलाया। अंदर चीजें छन छन बजने लगी। मिल गई। फिरोजा माई की फातिहाना पुकार बुलंद हुई। थकावट मगर खुशी से मखबूर पुकार। वो नन्ही सी चाबियों का रिंग लेकर पलटी और संदूक शकील के हाथ से झपटा। तो इस जेवर का क्या करेगी? चुप तो कर।
اس نے تالا کھولا، ڈھکن اٹھایا، اندر سونے کی چمک نے آنکھیں خیرہ کر دی۔ گو کہ ایک ہار، 2 بندے اور 2 کڑے ہی تھے، بہت بھاری بھی نہ تھے، مگر پیلے رنگ کی اس دھات کی شکل ہی دل باندھ دیا کرتی ہے۔ شکیل تو باہر دیکھ، وہ آنا جائے۔ اس کو دروازے پر پہرا دینے کا کہہ کر فیروزہ مائی جلدی زیور نکال کر اپنے دوپٹے میں رکھنے لگی۔ پھر اس نے دوپٹے کے پلو کے کونے کو باندھ کر پوٹلی بنائی، آخری گرہ دی اور لے کھانا۔ شکیل کی آواز پر وہ چونکی، پھر بددلی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا وہ پیسے کہاں رکھتی ہے، کمرے میں شاید کوئی لاکر ہو۔ شکیل اٹھ کھڑا ہوا، وہ جانتی تھی اب وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ سو بات ادھوری چھوڑ دی اور خود بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ پریشانی، تجسس، لالچ سب گڈ مڈ ہو گیا۔ پارس کے کمرے میں خاموشی اور نیند تاریکی تھی۔ شکیل نے بتی جلائی، پھر الماری کے ایک ایک کر کے سارے پٹ کھولے۔ نفاست سے ٹنگے کپڑے، طے لگی ہوئی شال، جوتے، سب ایک ہی نظر میں ساری الماری آ گئی۔ شاید آدھا منٹ بھی نہیں ہوا تھا جب شکیل کو نچلے جوتوں کے خانے میں سیف نظر آیا۔ وہ پنجوں کے بل جھکا اور سیف کو باہر نکالنا چاہا، مگر وہ وہاں نصب تھا۔ اس نے جھکے اس کے دروازے پر ہاتھ پھیرا۔ وہاں 0 سے 9 تک کے ہندسے بنے ہوئے تھے اور ساتھ چھوٹی سی اسکرین۔ یہ کیسے کھلے گا؟ فیروزہ مائی اس کی پشت پر جھکی تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا تو پاس ورڈ لگانا پڑے گا۔ تجھے پتا ہے پاس ورڈ کیا ہے؟ شکیل نے نمبرز پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاؤں پاس ورڈ؟ وہ دونوں کرنٹ کھا کے پلٹے۔ دروازے میں پارس کھڑی تھی، سینے پر بازو لپیٹے، کندھے پر پرس، چہرے پہ سکون اور آنکھوں میں سرد موہری۔ شکیل تھوک نگلتے ہوئے بامشکل اٹھا۔ فیروزہ مائی کا چہرہ فاق ہو چکا تھا۔ فیروزہ مائی نے کچھ کہنا چاہا، پارس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری خالہ کے صندوق کا تالا نہیں جسے تم دونوں کھول لو گے۔ وہ اندر آئی اور پرس اتار کر سنگھار میں اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، اس لیے میرا تم دونوں کے لیے ایک مشورہ ہے۔ وہ گلاسز میز پر رکھ کے پلٹی اور شکیل کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولی، یہ میرا گھر ہے، اگر ادھر رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہو، ورنہ تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے میں مجھے 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ تم سیدھی طرح سے پیسے دے دو تو مجھے انگلیاں ٹیڑھی نہیں کرنی پڑیں گی۔ وہ سنبھل چکا تھا، اس لیے خباثت سے مسکرا کر بولا، ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی، جو کرنا ہے کر لو، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شکیل نے کالر جھٹکا، منہ ہی منہ میں مسکرا کے کچھ بولا اور باہر نکل گیا۔ فیروزہ مائی پارس سے نگاہیں ملائے بغیر جانے کے لیے مڑی تو اس نے اسے کوہنی سے تھام کے روکا۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دو، ورنہ تم نے ہی کہا تھا پارس نے رضوان حیات کو مارا ہے، تو یاد رکھو اگر میں رضوان حیات کو مار سکتی ہوں تو تمہارا بیٹا کیا چیز ہے؟ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ تو بیک وقت فیروزہ مائی کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزر گئے، مگر وہ کچھ کہے بنا باہر نکل گئی۔ شکیل اپنے کمرے میں بیڈ کے سرے پر بیٹھا تھا۔ فیروزہ مائی نے اندر قدم رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ یہ تو واک کے لیے گئی تھی، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ فیروزہ مائی جواب دیے بنا قریب آئی اور شکیل کا چہرہ سوگواریت سے دیکھنے لگی۔